नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। गालो कॉमर्स क्लासेज की क्लास 11th अकाउंटेंसी की क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक फाइनल अकाउंट अंतिम खाते चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्कस किया था, फाइनल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट। इसका एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आपने इसको सोल्व किया होगा। इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने फिर सोल्व कर रहा हूँ। आपसे जो क्वेश्चन आपने सोल्व किया है उससे इसको टैली करें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मिस्टेक हो तो उसको आप खुद चेक करें। ट्रेडिंग अकाउंट का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में हमारा सेकंड पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होगा। अभी हमने व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन आपको दिया था, उसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, फिर कंपनी का नाम, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर चल रहा है 2022-23 चल रहा है तो 2022-23। इसका मीनिंग होता है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, इसका हम अकाउंट बना रहे हैं पूरे साल भर का। बहुत इजी है अकाउंटेंसी। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है देख देख के फिलअप करना है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में लिख देंगे। टू ओपनिंग स्टॉक 60,000। क्लियर। नेक्स्ट आपके इसमें लिखा हुआ है परचेज। परचेज लिखा हुआ है, परचेज का मतलब माल खरीदा, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। परचेज अकाउंट आप इसको अमाउंट से पहले ही लिखने की हैबिट बना लें, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी हो, तो हम परचेज रिटर्न को बाई साइड में नहीं लिखेंगे, यहीं पे परचेज में से लेस कर देंगे। इसलिए आप परचेज और सेल्स को अमाउंट के कॉलम से अंदर ही लिखा करें। इसके बाद लिखा हुआ है सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में परचेज आता है माल खरीदना, और सेल्स बाई साइड में आता है सेल्स। आपको दे रखा है 7,50,000, मैंने अमाउंट के कॉलम से अंदर ही लिखा है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न माल वापसी, सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी। तो सेल्स रिटर्न को या तो आप सेल्स में से लेस करके लिख दें, या फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में लिख दें, दोनों ही कॉन्सेप्ट सही है। मैं आपको सेल्स रिटर्न को सेल्स में से लेस करके दिखा रहा हूँ। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 30,000। बच्चों कभी भी किसी भी चीज को लेस करें तो माइनस नहीं लगाना है। अब हमें, आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, आपको ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट का मीनिंग लेस करना, एडजस्ट करना हो गया, क्योंकि लेस ऑलरेडी आप लिख चुके हैं तो लेस तो कर ही रहे हो। दोबारा यहाँ माइनस होगा, लेस का मतलब नेगेटिव माइनस, तो दोबारा माइनस लिख दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं। जब आपने लेस लिख दिया तो दोबारा माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, आप ब्रैकेट में लिख दें, ताकि वो आइडेंटिफाइड हो जाए, सामने वाला जो कॉपी चेक करेगा कि भाई ये एडजस्ट कर रहा है, माइनस कर रहा है। नेक्स्ट परचेज रिटर्न। परचेज टू साइड में आता है, तो आप परचेज रिटर्न को बाई साइड में भी लिख सकते हैं, या फिर परचेज में से लेस करके भी लिख सकते हैं। लेस परचेज रिटर्न 18,000। यहाँ लेस लिख दिया है हमने, मतलब माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, माइनस कर रहे हैं, इसको शो करने के लिए केवल ब्रैकेट लगा देंगे। 2,82,000। नेक्स्ट आप देखिए कैरिज ऑन सेल, माल बेचने पर चुकाया गया किराया। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज ऑन सेल, माल बेचते टाइम किराया चुका रहे हैं, मतलब गुड्स बन के तैयार हो चुका है,
तो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है ये। माल बेचते टाइम का किराया है और गुड्स प्रोडक्ट हो जाता है उसके बाद ही सेल होता है, तो गुड्स के प्रोडक्शन के बाद का खर्चा है ये। और जो गुड्स के प्रोडक्शन के बाद के एक्सपेंसेज हो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं। क्लियर? तो ये माल बनने के बाद ही बिकता है और बेचते से रिलेटेड खर्चा है, तो आफ्टर प्रोडक्शन का एक्सपेंसेज है कैरीज ऑन सेल। और जो भी एक्सपेंसेज आफ्टर प्रोडक्शन के होते हैं, मतलब माल बनने के बाद के खर्चे होते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं। तो कैरीज ऑन सेल ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। गुड्स के प्रोडक्शन के बाद के एक्सपेंसेज है, इसलिए नहीं आएंगे। अब कैरेज इनवार्ड। कैरेज इनवार्ड का मतलब होता है माल खरीदते टाइम चुकाया गया किराया। कच्चा माल, रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं, तो रॉ मटेरियल खरीदते टाइम जो हम रेंट पेड कर रहे हैं या फ्राइट पेड कर रहे हैं, उससे आप कैरेज इनवार्ड कहते हैं। तो प्रोडक्शन से पहले का एक्सपेंसेज है, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदेंगे उसी के बाद प्रोडक्शन होगा। तो कैरेज इनवार्ड तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है एक्सपेंसेज साइड में। कैरेज इनवार्ड 12,000 कैरेज इनवार्ड आएगा, लेकिन कैरेज आउटवार्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये माल बेचने से रिलेटेड एक्सपेंसेज है, मतलब प्रोडक्शन हो चुका है उसके बाद के एक्सपेंसेज है। और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेज इसमें आते हैं। आफ्टर प्रोडक्शन के जो एक्सपेंसेज होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं, इसलिए कैरेज ऑन सेल को नहीं लेंगे, कैरेज इनवार्ड को लेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है फैक्ट्री एक्सपेंसेज 18,000 टू फैक्ट्री एक्सपेंसेज 18,000। बच्चों किसी भी एक्सपेंसेज के नाम के आगे फैक्ट्री या वर्क आ जाए, किसी भी एक्सपेंसेज के नाम के आगे फैक्ट्री या वर्क आ जाए, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में भी यही चीज बताता हूँ, फैक्ट्री या वर्क आ जाए वो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेज है। और फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेज माल बनाने से संबंधित है और ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि कोई एक्सपेंसेज लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, उसका भी आपके पास रीजन होना चाहिए। माल बनाने से रिलेटेड एक्सपेंसेज है, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। क्लियरिंग एक्सपेंसेज, क्लियरिंग टू टाइप से हो सकती है, माल बेचते टाइम की भी क्लियरिंग हो सकती है और फैक्ट्री में भी क्लियरिंग हो सकती है। क्वेश्चन में हमें कुछ आइडेंटिफाइड उन्होंने शो नहीं कर रखा है, इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट मान रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन है, माल बेचते टाइम भी क्लियरिंग होती है कई बार, लेकिन हम यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। क्वेश्चन में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रखा किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट मानेंगे। क्लियरिंग एक्सपेंसेज 48,000। फ्राइट एंड फ्यूल, फ्यूल, फ्यूल का मतलब ईंधन। ईंधन कहाँ काम आएगा? फैक्ट्री में, तो फ्यूल एक्सपेंसेज। फ्राइट एंड फ्यूल कितना है? 6,500। उसके बाद कोल एंड गैस, कोयला और गैस, ये भी फैक्ट्री में ही काम आएगा। कोल एंड गैस ये भी फैक्ट्री का ही पार्ट है, 10,000। और लास्ट आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको फॉर्मेट में पढ़ाया था, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, अंतिम स्टॉक, ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में आता है 6,500। बच्चों कुछ भी नहीं, एक ही बात याद रखनी है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेज है, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेज है, वो ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में आएंगे। अब हम दोनों साइड का टोटल लगा देते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल 7,26,500 आ रहा है। इसमें से डेबिट साइड का एक्सपेंस रिड्यूस कर देते हैं। 726,500 में से हमने माइनस किया 60,000, 282,000, 12,000, 18,000, 48,000, 6,500 एंड 10,000।
इन सबको हमने रिड्यूस कर दिया, तो अब हमारे पास बैलेंस बच रहा है 2,90,000 रुपये। जो बैलेंस बच रहा है वो ग्रोस प्रॉफिट सीडी, ये बैलेंस से आ गया। ये बैलेंस लिखते हैं, दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा। बच्चों मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं तो उसमें क्वेश्चन दिया रहता है, उस आंसर भी बुक में ही दिया रहता है। तो कभी भी न्यूमेरिकल आता है तो जो क्वेश्चन आएगा उसको आप सोल्व करेंगे। हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन नंबर। सोल्व होता है, आंसर नंबर नहीं, सॉल्यूशन नंबर 2। आंसर तो अब आया है, इसके बाद हम आंसर लिखेंगे। आंसर, आंसर में हमारे ग्रोस प्रॉफिट, जिसको अब मैं शॉर्ट फॉर्म में जीपी से शो करूंगा, ग्रोस प्रॉफिट सकल लाभ, इसको जीपी से सोल्व करूंगा, मैं शो करूंगा 2,90,000, 2,90,000 रुपए। ये आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? ग्रोस प्रॉफिट 2,90,000 रुपए। ट्रेडिंग अकाउंट के जनरली दो ही आंसर होते हैं, एक तो ग्रोस प्रॉफिट और एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ग्रोस प्रॉफिट मैंने बता दिया है 2,90,000, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हालांकि 11th में पूछते नहीं है, सेकेंड ईयर का पार्ट है, आपको 11th क्लास में ही बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। सेल्स, नेट सेल्स आपके पास है 7,20,000, क्लियर? नेट सेल्स, इसमें से ग्रोस प्रॉफिट 2,90,000 को आप माइनस कर दें, ये आपके पास बैलेंस बचा 4,30,000 रुपए। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन लागत। बच्चों कभी भी क्वेश्चन आता है तो हम उसका सॉल्यूशन करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आंसर आ गया। 11 तक के कॉन्सेप्ट तो यही ठीक है, लेकिन मैं सेकेंड ईयर का कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ ही बता रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट से जनरली दो ही आंसर आते हैं, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आपसे 11th में पूछा जाएगा, और एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब निर्माण की लागत। ये कैसे निकालोगे? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, माल बनाने की लागत। बच्चों ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बताया था, उसका फॉर्मेट भी बताया था और एक क्वेश्चन भी बताया था। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया भी था, आपसे कहा था कि इसको सॉल्व करना। नहीं आए तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, तो मैंने आज अपनी इस नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया है। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट की यही कॉन्सेप्ट है, बिफोर एडजस्टमेंट, जो मैं आपको बता चुका हूँ। बच्चों हमारा मेन टॉपिक फाइनल अकाउंट चल रहा है। फाइनल अकाउंट के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसका फॉर्मेट आप पढ़ चुके हैं। सेकंड पार्ट है लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट, जिसमें इसके तीन पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है व्यापार खाता, व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, ये आप पढ़ चुके हैं। वे खाते जो माल की उत्पादन लागत को प्रदर्शित करें और उत्पादन पर लाभ, जिसे सकल लाभ कहा जाता है, उसे व्यक्त करें। Those account show the production cost of the product and gross profit on the production cost. It is trading account. ऐसे खाते जो किसी भी उत्पाद की उत्पादन लागत और उस पर प्रदर्शित सकल लाभ को व्यक्त करें, वही व्यापार खाते होते हैं। उसका फॉर्मेट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और फाइनल अकाउंट का सेकंड पार्ट है लाभ हानि खाता, P&L अकाउंट।
पी एंड एल अकाउंट पढ़ाने से पहले बच्चों में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ पी एंड एल अकाउंट को लिखने का, क्योंकि आप ओरिजिनल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप डिफेक्ट नहीं खाएं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि पी एंड एल क्यों बोला जाता है। बच्चों में लाभ हानि खाते को 4 तरीके से लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में आ जाता है कि कौन सी चीज सही है। सी एस सी एस ICW के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है, कहीं आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां भी पूछ लेते हैं। लाभ हानि खाते को मैं 4 तरीके से लिख रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको हर कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट हाफ एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। बच्चों लाभ हानि खाते को मैंने 4 नाम दिए हैं, ये 4 तरीके से लिखा है। मैं आपको एग्जैक्ट 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, टाइम भी मैं स्टार्ट करूंगा तब से होगा। केवल 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, उसमें आपको अपने अपनी कॉपी में डिसाइड कर लेना है खुद अपनी ऑनेस्टी के साथ में कि कौन सा अकाउंट मैंने बिल्कुल गलत लिखा है। लाभ हानि खाते के मैंने 4 नाम लिखे हैं, जिसमें से 3 नाम बिल्कुल सही है, केवल एक ही गलत है। अब आप खुद अपने पास क्लास को अटेंड कर रहे हैं, खुद जस्टिफाइड करें कि कौन सी चीज गलत है। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब से, मैं आपको पूरा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 1 मिनट में आप डिसाइड कर लें कि इन चारों में से कौन सा गलत है। 10 सेकंड हो चुके हैं। ट्वेंटी सेकेंड। आप खुद डिसाइड कर लीजिए। 30 सेकेंड। पूरे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। इन चारों में से केवल एक ही गलत है, बाकी तीनों सही है। 45 सेकेंड। 5 सेकेंड रिमेनिंग। कंप्लीट। ओवर। आप देख लीजिए अब। बच्चों मैंने लाभ हानि खाते के 4 नाम लिखे, जिसमें से ये बिल्कुल गलत है, जबकि बहुत से बुक्स वाले जो राइटर्स होते हैं बुक के अंदर हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, कुछ भी हो, ये छप जाता है, बिल्कुल गलत है। ये तीनों बिल्कुल सही है। क्यों सही है उसका भी रीजन सुन लो। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई सौदा कर रहे हो, तो उसमें लाभ होगा या हानि होगी? लाभ और हानि दोनों एक साथ नहीं होंगे। कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कुछ नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन लाभ और हानि दोनों नहीं होंगे। जो नेट आपका आंसर निकलेगा या तो प्रॉफिट का ही निकलेगा या लॉस का निकलेगा। दोनों इक्वल आ जाए वो चीज अलग है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस दोनों नहीं होंगे। या तो नेट प्रॉफिट आंसर आएगा या नेट लॉस आंसर आएगा। फाइनल आंसर की बात कर रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट में नुकसान हो गया था, मैं वो नहीं कह रहा, ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल या तो प्रॉफिट ही आएगा या केवल लॉस ही आएगा, जबकि इसका मतलब क्या है, लाभ और हानि खाता, मतलब प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, इसलिए गलत है अकाउंट। ये हाफ एंड है। हाफ एंड का मीनिंग क्या होता है? लाभ या हानि खाता, बिल्कुल सही है। या तो प्रॉफिट होएगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लाभ और हानि, इंग्लिश वाला हो रही, लाभ या हानि, या तो प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, इसलिए ये तीनों नाम सही है, ये गलत है।
ये मेन कॉन्सेप्ट है पी एंड एल अकाउंट का। पी एंड एल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? ऐसे खाते जिसमें अप्रत्यक्ष आय व अप्रत्यक्ष व्ययों को दर्शाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में तो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बताया था। माल बेचने से इनकम आई, डायरेक्ट इनकम। माल बनाने से रिलेटेड एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हमने ट्रेडिंग अकाउंट पे शो किया था। लेकिन पी एंड एल अकाउंट में क्या होगा? अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम को शो करने वाले अकाउंट पी एंड एल अकाउंट होते हैं। और ये अकाउंट जो होते हैं बिजनेस के नेट प्रॉफिट को भी शो करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सकल लाभ, ग्रोस प्रॉफिट आ रहा था, क्यों? क्योंकि उसमें केवल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लेस किए थे। जबकि पी एंड एल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस हुए थे, उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट आया था, उसे हम पी एंड एल अकाउंट में इनकम साइड में शो करेंगे। फिर इसमें से सारे एक्सपेंसेस लेस होंगे जो बचे हुए हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, माल बनने के बाद के जितने भी खर्चे हैं सारे एक्सपेंसेस आप लेस करोगे। और डायरेक्ट इनकम के अलावा बाकी जो भी इनडायरेक्ट इनकम है वो इनकम में लिखोगे, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जितने भी खर्चे हैं वो सारे एक्सपेंसेस में लिखोगे। इस इनकम में से इधर के एक्सपेंसेस लेस करोगे, जो बैलेंस बचेगा वो नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट को शो करने वाले जो अकाउंट होते हैं वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं। बच्चों, इसका फॉर्मेट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में बहुत बड़ा फॉर्मेट है ये, आज पूरा नहीं हो पाएगा। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।